वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं फिर से मुखातिब हूँ आपके पास एक फिर से अनसुलझे प्रश्न पर चर्चा करने के लिए, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है और विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और यह प्रश्न है, आर्यों का मूल देश कौन सा था, कहाँ से वो आए थे। कई विद्वान अलग अलग मत देते हैं और चूंकि एक लंबा विषय है इसलिए ये मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। आज पहले पार्ट में कुछ विद्वानों के मत को रखूंगा। सर्वप्रथम मैक्स मूलर या कुछ अन्य यूरोपीय विद्वान आर्य जो शब्द है उसको भाषा से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसको एक जाति से जोड़कर देखते हैं। और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। बेसिकली आर्य खुद को दूसरे लोगों से या दूसरे ग्रुप से, दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स थे या अनार्य थे, उनसे शायद सुपीरियर दिखाने का एक प्रयास था। इसलिए भी हो सकता है कि इस शब्द का उपयोग किया गया हो। भाषा संबंधी अगर बात करें तो भाषाओं में समानता के आधार पर भी ये माना गया कई बार कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे। कहीं भारोपीय भाषा जो है उससे वो मिलता जुलता है आर्यों की भाषा, और जो दूसरे जगहों की कुछ भाषाएं हैं, कुछ शब्द हैं, वो मिलते जुलते हैं। और ये जितने भी लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, उनकी उत्पत्ति शायद एक ही भाषा से हुई हो। जैसा कि कुछ संबंधों के मामले में भी उसकी चर्चा की गई है। एक विद्वान हैं फ्लोरेंस के, जो एक व्यापारी भी थे, जिनका नाम था फिलिप्पो सेसेस्टी। ये फिलिप्पो सेसेस्टी जो है वो 16वीं शताब्दी के 8वें दशक में संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में कुछ समानता दर्शाने की कोशिश की है और कुछ संबंधों से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको उदाहरण के रूप में रखा है। जैसे मातृ शब्द है संस्कृत, माता के लिए संस्कृत में मातृ शब्द का उपयोग होता है। इसको ग्रीक में मेटर कहते हैं, जर्मन भाषा में इसको मुटर कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। वैसे ही जो पिता के लिए शब्द है, संस्कृत में उसको पितृ कहते हैं, ग्रीक में उसको पेटर कहते हैं, जर्मन में फाटर कहते हैं और इंग्लिश में फादर कहते हैं। तो इन भाषाई या शब्दों के समानता के आधार पर, उनके ध्वनियों के समानता के आधार पर यह माना गया कि जो लोग थे आर्यन, वो कहीं न कहीं एक ही मूल के थे। भारोपीय भाषाओं के बोलने वाले जो लोग थे उन्हीं में इसका एक ब्रांच भारत भी आया था। विलियम जोन्स 1786 में भी भाषा के आधार पर, उसके समानता के आधार पर यही बात दर्शाने की कोशिश करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो आर्यों के ग्रंथ हैं वेद और जिन अवेस्ता जो ग्रंथ है सेंट्रल एशिया का, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। इन समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से ही आए थे या सब एक ही मूल के लोग थे। ये जो आर्यों का मूल निवास स्थान से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो किसी एक विषय का प्रश्न नहीं है, और इसके बारे में जो रिसर्च है, तहकीकात है, वो कई डिसिप्लिन के आधार पर की जाती है। जैसे भाषा विज्ञान के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर, आर्कियोलॉजी के आधार पर, फिर हिस्ट्री के आधार पर। तो कई डिसिप्लिन्स को मिलाकर इसके बारे में तहकीकात की जा सकती है और की भी जाती है, और उसी के आधार पर हम इस किसी न किसी निष्कर्ष पर शायद पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के आधार पर यह बताना चाहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में ही 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, देर तक उषा वगैरह रहता था, और इसकी चर्चा वेदों में है। तो हो सकता है कि जो भारत में आए आर्य, वो अपने पूर्वजों की जो यादें थी या पूर्वजों से जो एक ज्ञान उनके अंदर
इनकल्किकेट किया गया था कि इतनी दिन लंबी सुबह और इतनी लंबी रातें होती थी, उसकी चर्चा उन्होंने किया हो। करीब 6000 ईसा पूर्व वो वहाँ रहते हों और बाद में जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ होगा, ऐसी परिस्थिति आई होगी कि उत्तरी ध्रुव ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, ज़्यादा कोल्ड हो गया और वहाँ रहने की स्थिति नहीं रह गई, तो वहाँ से माइग्रेट हो गए होंगे और भारत की तरफ आ गए होंगे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना है। तो उनका अपना ये एक अलग मंतव्य है जिसको दूसरे विद्वान मानते नहीं हैं। जैसे भी विद्वान है जैसे अविनाश चंद्र दास, इनका मानना है कि आर्यों का मूल स्थान या मूल देश भारत ही था, खास करके सप्त सैंधव का जो क्षेत्र है वही था, वही निवास स्थान था उनका। और बाद में उनमें से कुछ देव के उपासक हो गए और कुछ देवताओं के खिलाफ हो गए, और जिसका नतीजा हुआ कि इन दोनों के बीच एक जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, झगड़ा है, वो हुआ, एक युद्ध हुआ जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं, और जिसमें जो असुर थे वो पराजित हो गए और वो ईरान चले गए, और ईरान जाकर वो अहुर मजदा की पूजा करने लगे। तो ऐसा मानना है इनका, ये जो विद्वान हैं अविनाश चंद्र जी, उनका ये मानना है। वैसे ही कुछ और भी भारतीय विद्वान हैं जो मानते हैं कि भारत के ही थे आर्य, कश्मीर क्षेत्र के थे, या ब्रह्मर्षि नामक स्थान था, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे। गंगानाथ झा जी जो हैं वही बतलाते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश जो है वही आर्यों का मूल निवास स्थान था, और लक्ष्मीधर जी हैं एक विद्वान, वो कश्मीर मानते हैं। जो विद्वान ये मानते हैं कि भारत ही मूल निवास स्थान था, उनका तर्क ये है कि अगर बाहर के होते कहीं के भी, तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में बाहर के प्रदेशों का एक बार भी जिक्र जरूर हुआ रहता, जबकि जो भी वेद है या और भी जो ग्रंथ हैं उनमें सप्त सैंधव क्षेत्र का तो बार बार जिक्र होता है, गंगा का जिक्र है, यमुना का जिक्र है, लेकिन बाहर के किसी प्रदेश या किसी नदी या किसी पर्वत का जिक्र नहीं मिलता है। इसी आधार पर इनका कहना है कि ये भारत के निवासी थे, जो मूल निवास स्थान था आर्यों का वो भारत था, ना कि विदेश था। हालांकि जो इस तर्क को काटते हैं उनका मानना है कि मूलतः बाहर से आए थे आर्य, और जब भारत आ गए उसके बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद इन ग्रंथों की रचना हुई होगी, और जब इनकी रचना हुई होगी तो इनके जो रचनाकार थे वो अपने मूल देश के स्थानों को या किसी भी चीज को वो भूल गए होंगे, इसलिए इसकी चर्चा वेदों में नहीं होती है। तो दोनों अपने अपने मंतव्य को देते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो जो एक हम कहते हैं कि कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं नानी दादी की जो कहानियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, या बहुत सारी बातें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। तो क्या सेंट्रल एशिया से या कहीं बाहर से जो आर्य आए थे और बहुत दिनों के बाद वेदों की रचना की, तो क्या उनके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी ऐसा नहीं आया था जिसमें कम से कम ये चर्चा हो किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का, या किसी ऐसी बात का, या किसी नदी का, या किसी ऐसे स्थान का जो जुड़ा हुआ हो वहां से? क्या सब कुछ वाइट आउट हो गया? तो यह एक संदेह उत्पन्न करता है वैसे विचारकों के एग्जाम्पल के लिए या तर्क के लिए जो ये कहते हैं कि मे भी वो भूल गए होंगे। तो इस पर हमको संजीदगी से अध्ययन करने की जरूरत है। जो विद्वान आर्यों का मूल देश भारत ही दर्शाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं,
उनके पास कुछ और भी तर्क है। उनका कहना है कि भारोपीय भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से मिलते हैं, ना कि यूरोपीय भाषा से। पहली बात। दूसरी बात कि आर्यों ने ऋग्वेद जैसे ग्रंथ की रचना की। अगर ये कहीं और से आए होते, सेंट्रल एशिया से या कहीं से भी, तो वहां भी ऋग्वेद जैसा, सामवेद जैसा, यजुर्वेद जैसा, अथर्ववेद जैसा कोई ग्रंथ होता, लेकिन इस तरह का कोई ग्रंथ वहां मिलता नहीं है। दूसरी बात कि जिस तरह से यज्ञ वगैरह की चर्चा वेदों में हुई है, उस तरह की कोई चर्चा कहीं और नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में ही आकर अचानक वेद वगैरह या यज्ञ वगैरह या यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान वगैरह उत्पन्न हो गए होंगे। कुछ ना कुछ उसका मूल रहा होगा। और जो ऋग्वेद में चर्चा है मुजवंत पर्वत की, जो सोम प्लांट का उद्गम स्थल था, जहां वो मिलता था और जिसका यज्ञों में बड़ा प्रयोग होता था, तो इससे ये पता चलता है कि यज्ञ अनुष्ठान जो है वो आर्यों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट थे और भारत में उसका बहुत ही प्रचलन था। तो फिर ये चीजें अचानक तो नहीं उभर गई होंगी। अगर मूल निवास स्थान कहीं बाहर होगा तो वहां भी कुछ न कुछ इस तरह की बातें, चर्चा जरूर मिलनी चाहिए, या ऋग्वेद में ही इसकी चर्चा होनी चाहिए कि बहुत प्राचीन काल से, आदिम युग से या बहुत पहले से हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों को करते आ रहे थे, जब हमारे पूर्वज सेंट्रल एशिया में या कहीं भी निवास करते थे। इस तरह की कोई चर्चा हमको नहीं मिलती है। तो विद्वानों का ये जो एक दावा है यज्ञों के आधार पर, ये बड़ा ही पुष्ट नजर आता है। अब कुछ लोग कुछ जानवरों के उल्लेख के आधार पर कह देते हैं कि आर्यों का मूल देश भारत नहीं था। उनका कहना है कि वेदों में, ऋग्वेद में बाघ की चर्चा नहीं है और हाथी के लिए मृगहस्तिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बड़ा ही आर्यों के लिए कौतूहल का विषय था। अर्थात वो बाघ और हाथी के बारे में नहीं जानते थे। जबकि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बताया गया है कि पंजाब और सिंध क्षेत्र में बाघ और हाथी के बारे में लोगों को जानकारी थी। तो इन विद्वानों का ये तर्क है कि अगर यहीं के मूल निवासी होते तो बाघ और हाथी की चर्चा जरूर हुई होती। एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, बाघ की चर्चा नहीं है, हाथी को मृगहस्तिन कहा गया है, लेकिन मृगहस्तिन कह देने का अर्थ तो ये नहीं होता ना कि वो कौतूहल का विषय होगा। हो सकता है कि अलग अलग फेज में, अलग अलग जगहों पे व्यक्ति किसी भी चीज के लिए एक अलग नाम का प्रयोग करते हैं। तो मृगहस्तिन के नाम से वो कहते होंगे हाथी को, यह हो सकता है। अब बाघ का मान लीजिए नहीं है, तो इस आधार पर अगर हम खारिज करें तो फिर सप्त सैंधव के आधार पर हमको अपनाना भी पड़ेगा। मुजवंत पर्वत के नाम पर हमें अपनाना भी पड़ेगा इस तर्क को कि आर्यों का आदि देश भारत है। एक सिंपल बाघ के आधार पर हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि वो भारत के, उनका आदि देश नहीं था। और भी बहुत सारे पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं जो भारत से संबंधित जगहों के, पर्वतों के, नदियों की चर्चा हो रही है, जबकि सेंट्रल एशिया के नदियों की, पर्वतों की चर्चा नहीं हो रही है। तो विद्वानों का ये तर्क कि बाघ की चर्चा नहीं है, इसलिए वो भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बाहर से आए थे, ये बहुत उचित नहीं ठहरता है। कुछ विद्वानों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि अगर भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था और बाद में यहां से प्रव्रजन दूसरे जगह हुआ या नहीं हुआ, तो फिर पूरे भारतवर्ष का
आर्यीकरण हो जाना चाहिए था, आर्यनाइजेशन हो जाना चाहिए, जबकि नॉर्दर्न इंडिया का भी पूरी तरह से नहीं हो पाया और दक्षिण भारत जो है वो तो द्रविड़ डोमिनेटेड था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस आधार पर वो कहते हैं कि वो वेव्स में आए थे और जिन जिन क्षेत्रों में वो बस सके वहीं बसे, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। फिर बलूचिस्तान में एक क्षेत्र है जहाँ एक भाषा बोली जाती है जिसे ब्राहुई भाषा कहते हैं, जो द्रविडियन लैंग्वेज से प्रभावित है या द्रविडियन लैंग्वेज है, संस्कृत से प्रभावित नहीं है। तो ये भी एक वो बताते हैं कि अनार्य भाषाओं का प्रयोग बहुत जगह पे होता था, तो आर्यों ने सबका आर्यनाइजेशन क्यों नहीं किया? फिर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य रहा है कि भारत में जो भी लोग आए वो पश्चिम से पूर्व की ओर आए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने के उदाहरण बड़े कम मिलते हैं। तो फिर आर्य भी पश्चिम से यहाँ आए होंगे, यहां से वो यूरोप या ईरान नहीं गए होंगे, अर्थात भारत मूल निवास स्थान नहीं रहा होगा, बल्कि ईरान या सेंट्रल एशिया का कोई प्रदेश या जो भी क्षेत्र रहा हो वहां से भारत आर्य आए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यह भी एक तर्क दिया जाता है कि नॉर्मली जो प्रव्रजन होता है वह अनुपजाऊ क्षेत्र से उपजाऊ क्षेत्र की तरफ होता है, और भारत बड़ा ही फर्टाइल जोन था, अर्थात इस फर्टाइल जोन की सुविधा को प्राप्त करने के लिए पश्चिम से लोग यहां आए होंगे, आर्य बाहर से आए होंगे, यहां से बाहर नहीं गए होंगे। तो आर्यों के मूल निवास स्थान भारत में नहीं होने के संदर्भ में यह तर्क भी कुछ विद्वानों का है। तो ये अपनी इनकी मान्यता है, जिस पर अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह सही है कि पश्चिम से पूरब की तरफ बाद में भी आक्रमण हुए हैं, लेकिन जो एक माना गया शुरू से कि भारतवर्ष की परंपरा है कि हम आक्रामक नहीं रहे हैं, हम एग्रेसर नहीं रहे हैं, तो जो आर्य यहां थे वो उस तरह के आक्रामक नहीं रहे होंगे कि वो कहीं जाकर आक्रमण करें या कहीं जाकर प्रव्रजन करें। तो इस बात पर भी सोचने की जरूरत है। कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी कहा गया कि संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियों का बड़ा ही इस्तेमाल होता है, जो अन्य आर्य भाषाओं में नहीं होता है। ये अनार्य भाषाओं में होता था, और जब भारत आए आर्य बाहर से, तो अनार्यों के साथ जो उनका एक इंटरैक्शन हुआ, एसिमुलेशन हुआ, इसलिए संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होने लगा। यह भी एक तर्क दिया जाता है। मैक्स मुलर जिंदवेस्ता और वेदों में बहुत सारी समानताएं ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उनको ढूंढने के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किए हैं कि दोनों जो आर्य थे, जिंदवेस्ता के रचनाकार और वेदों के रचनाकार, वो मध्य एशिया में रहते थे। एक ब्रांच उधर ईरान की तरफ गया और एक ब्रांच इधर गया। एक और विद्वान है जेपी रोड। जेपी रोड का भी मानना है कि आर्यों का जो निवास स्थान है, मूल निवास स्थान, वो भारत नहीं है, बल्कि वो बैक्टीरिया को मानते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान को। इसी तरह से प्रोफेसर सेयस हैं,
वो भी जिंद अवस्था और ऋग्वेद का तुलनात्मक अध्ययन करके बतलाते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान वहाँ होगा जहाँ नाव चलते होंगे। नाव चलाने के लिए उतना जल स्रोत होगा, अर्थात नदी होगी, घास के मैदान होंगे। इस आधार पर वो उनका कहना है कि कैस्पियन सागर के आसपास आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। तो अलग अलग विद्वान भाषा के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति या क्षेत्रों के आधार पर आर्यों का अलग अलग निवास स्थान, मूल निवास स्थान बतलाने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वान बोगाज कोई में जो एक अभिलेख मिला है जो हिट्टाइट और मितानी राजा के बीच संधि से संबंधित है, उसमें मित्र, वरुण, नासत्य वगैरह देवताओं का जिक्र है। मित्र और वरुण को द्वंद्व रूप में लिखा गया है। उनका कहना है कि वेदों में भी द्वंद्व रूप में लिखने की परंपरा थी और इस परंपरा के आधार पर ये विद्वान बताने का प्रयास करते हैं कि मूलतः भारत में जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त करने का प्रयास किया है और मूल निवास स्थान आर्यों का कहाँ था, इससे संबंधित एक विवाद को उत्पन्न किया है। तो और जितने विद्वान हैं जो दूसरे आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम फिर कंक्लूड करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इन विद्वानों का जो तर्क है उस तर्क तक हम सीमित रहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसको देखिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। इसके दूसरे पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।